जिनके कहने पर चली थी भारत में आजादी की आंधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी लाठी के दम पर अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ फेंका था, जिनके अहिंसक आंदोलन की चर्चा आज भी हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है, और जिन्होंने देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही महात्मा गांधी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर क्यों? क्या बापू कमजोर ना पड़ते तो भारत को 1920 के दशक में ही आजादी मिल जाती? और क्या वाकई में बापू ने बंटवारे के दौरान अनशन करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए थे, जिसका इस्तेमाल उसने कश्मीर में भारत पर ही हमला करने के लिए किया था? जानेंगे गांधी बापू से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। आज के इस दिलचस्प वीडियो में पता लगाएंगे कि क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन उससे पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। दोस्तों, गांधी जी की मजबूरी से जुड़ी पहली कहानी की शुरुआत होती है सन 1880 के दौर से, जब दादा अब्दुल्लाह नाम के गुजराती व्यापारी नटाल में जाकर बस गए थे। लेकिन उनका बिजनेस में काफी लॉस हुआ था और कोर्ट केस लड़ने के लिए कोई भी वकील नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका आकर उनका केस लड़ने के लिए कहा। अब गांधी जी के पास भी भारत में कुछ खास काम नहीं था, इसलिए सन 1890 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। इस दौरान जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन उस वक्त फर्स्ट क्लास में सिर्फ गोरे लोगों को ही बैठने की परमिशन थी। इसलिए टीसी ने गांधी जी को अपमानित करते हुए थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहा। लेकिन गांधी जी अपनी जिद पर अड़े रहे कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट है। जो सुनकर ट्रेन में सवार अंग्रेजों को गुस्सा आ गया और उन्होंने अगले स्टेशन पर गांधी जी की पिटाई करते हुए उन्हें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया। उन्हें काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने इस अपमान को चुपचाप सह लिया। फिर जब वो दादा अब्दुल्लाह का केस लड़ने कोर्ट में पहुंचे तो जज ने भी उनके पहनावे को अपमानित करते हुए कहा कि तुम अपनी पगड़ी उतार दो, वरना कोर्ट से बाहर निकल जाओ। गांधी जी ने इस अपमान को भी सहा, लेकिन कुछ नहीं बोले, क्योंकि एक तो उनके पास दक्षिण अफ्रीका में गुजारा करने के लिए पैसे नहीं थे, और दूसरा उन्होंने दादा अब्दुल्लाह को 1 साल काम करने का वचन दे दिया था। अब ये गांधी जी की मजबूरी थी या सहन शक्ति, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। खैर, अगले 1 साल तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों के साथ हो रहे अत्याचारों को करीब से देखा, और सन 1894 में उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने मोर्चा खोल दिया और नटाल इंडियन कांग्रेस नाम के संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीयों और अश्वेतों को मतदान करने का अधिकार दिलाना था। जिसके बाद सन 1906 में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया, और 7 सालों तक चले इस सत्याग्रह में उन्होंने भारतीयों और अश्वेतों को कई हक दिलवाए। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को भारत आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा था, और सन 1915 में गांधी जी भारत आ गए और यहाँ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू किए। यहीं से शुरुआत होती है गांधी जी की मजबूरी से जुड़ी दूसरी कहानी। दरअसल गांधी जी की विचारधारा से शुरुआत में देश के करोड़ों लोग प्रभावित थे, जिनमें वीर भगत सिंह का नाम भी शामिल था। तभी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ देना। जिसके लिए गांधी जी ने कहा कि समग्र भारत अंग्रेजों का सहकार करना बंद कर दे, मजदूर फैक्ट्री में जाकर काम करना छोड़ दीजिए, रेलवे ट्रैक्स बिछाना बंद कर दीजिए, अंग्रेजी कपड़े खरीदने के बजाय खुद चरखा चलाकर अपने कपड़े बनाइए, ब्रिटिश उत्पादों का खुलकर बहिष्कार कीजिए और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। अगले 2 सालों तक यह आंदोलन जोरों शोरों से चला। करोड़ों देशवासियों ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, जिससे बौखलाते हुए ब्रिटिशर्स ने अहिंसा से आंदोलन कर रहे भारतीयों के खिलाफ हिंसक कदम उठाना शुरू कर दिए। पुलिस ऑफिसर्स लाठीचार्ज करने लगे और निर्दोष लोगों को कोल्ड ब्लड में मौत के घाट उतारने लगे थे। लेकिन गांधी जी पर भरोसा दिखाते हुए देशवासी सब कुछ सहते रहे। मगर फिर आया 4 फरवरी 1922 का दिन, जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में प्रोटेस्ट कर रहे क्रांतिकारियों के सब्र का बांध टूट गया। दरअसल वहां ब्रिटिश प्रोटेस्ट कर रहे क्रांतिकारियों को मार रहे थे और उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने लगे, जिसके बाद क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे वहां छिपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। अब भले ही वो पुलिस ऑफिसर्स ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, लेकिन असल में वे सभी भारतीय थे, जिससे गांधी जी को बड़ा झटका लगा।
और उसके बाद से वो परेशान रहने लगे, जिसके बाद उन्होंने ये कहते हुए असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी कि अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी और आप उनकी आंख फोड़ोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अब ये कदम उठाना जरूरी था या फिर गांधी जी एक बार फिर मजबूर हो गए थे? ये जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि आप हमें कमेंट्स में बताइए। हालांकि उस वक्त गांधी जी के इस फैसले से देश के करोड़ों देशवासी नाराज हुए थे। यहां तक कि गांधी जी को अपना पिता मानने वाले जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के आंदोलन को फंडिंग देते थे, उन्होंने भी खादी, चरखा उद्योग, स्वदेशी स्कूल, कॉलेज और बाकी चीजें बनाने में काफी पैसा खर्च किया था, वो सब भी बंद हो गया, जिससे उन्हें भी गहरा झटका लगा। और तो और वीर भगत सिंह, जो असहयोग आंदोलन में गांधी जी का बढ़ चढ़कर साथ दे रहे थे, उनका भी गांधी जी और अहिंसा से भरोसा उठ गया और इसी वजह से उन्होंने आजादी के लिए हिंसा का मार्ग चुनने का निर्णय लिया। और यहीं से शुरू होती है गांधी जी की मजबूरी की तीसरी कहानी, जिसे लेकर इतिहासकारों का कहना है कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल सन 1930 में अंग्रेजों ने नमक पर 2400% टैक्स लगा दिया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह छेड़ दिया, जिसमें अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यानी कि आज के नवसारी तक उन्होंने 78 साथियों के साथ पैदल यात्रा शुरू की। 387 किलोमीटर की अहिंसक यात्रा में गांधी जी के साथ हजारों लोग जुड़ने लगे और भीड़ इतनी बढ़ गई कि काबू करना नामुमकिन हो गया, जिससे तंग आकर अंग्रेजों ने इस आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करते हुए पीटना शुरू कर दिया। गांधी जी ने भी मार खाई और उनके साथ हजारों क्रांतिकारियों ने भी, लेकिन वो चलते गए। जब गांधी जी का यह आंदोलन समग्र भारत में न फैल जाए, उसके डर से वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ 60,000 भारतीयों को अरेस्ट करवा दिया। हालांकि वो गांधी को ज्यादा समय तक जेल में नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी से बात करके गांधी इरविन पैक्ट बनाने का फैसला किया। इस इरविन पैक्ट की वजह से भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हुई थी, मगर कैसे, वो जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर गांधी जी और इरविन समझौता क्या था। इस समझौते में गांधी जी ने ब्रिटिश इरविन से ये कहा था कि जो भारतीय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, वो ना तो आपके खिलाफ लाठी उठा रहे हैं और ना ही हाथ, बस आपकी आवाज उठाकर बात आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। और दांडी सत्याग्रह में भी जिन अहिंसक फ्रीडम फाइटर्स को गिरफ्तार किया गया, उन्हें छोड़ दीजिए। वायसराय इरविन ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का क्या करूं? इन्होंने तो ऑफिसर्स जेपी सॉन्डर्स की हत्या की है। तब गांधी जी बोले, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। गांधी जी के इस रुखे फैसले की बात जब कांग्रेस के सामने आई, तब सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार भगत सिंह की फांसी की सजा माफ नहीं कर सकती थी, तो समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं करोड़ों देशवासियों ने भी भगत सिंह के बिना समझौते को स्वीकार करने के गांधी जी के समझौते का विरोध किया। तभी अपना पक्ष रखते हुए गांधी जी ने किताब स्वराज में लिखा, मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था, मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी, वो मैंने इस्तेमाल की। 23वीं तारीख की सुबह मैंने वायसराय को एक निजी पत्र लिखा, जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी थी। हालांकि अगर हम इतिहासकारों की माने तो 23 मार्च 1931 के दिन वायसराय को चिट्ठी लिखने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और शायद गांधी जी ने यह चिट्ठी सिर्फ अपने बचाव में लिखी थी ताकि देशवासी उनका साथ दें, बल्कि असल में वो वायसराय इरविन ने समझौते के वक्त गांधी जी को यह तक ऑफर दिया था कि अगर आप भगत सिंह से ये कमिटमेंट लेकर देते हैं कि वे ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे, तो मैं उन्हें छोड़ भी दूंगा या फिर सजा तो कम करवा ही दूंगा। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो भविष्य में बदलेंगे या नहीं, इसलिए मैं उनका साथ नहीं दूंगा और उनकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ऐसे में कहीं ना कहीं भगत सिंह की फांसी के पीछे की वजह गांधी इरविन समझौते को भी माना जाता है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि गांधी जी के कहने पर ही शायद वीर भगत सिंह अंग्रेजों के सामने बिल्कुल नहीं झुकते, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी सजा माफी की अर्जी देने से इनकार कर दिया था और तब उनके पिता ने इसके लिए अर्जी लगाई तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखकर इसका जवाब दिया था। वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के इस बलिदान ने ही करोड़ों देशवासियों में आजादी से लड़ने के लिए आग को जागृत किया, इसलिए उनका बलिदान तो व्यर्थ नहीं गया। खैर, क्या भगत सिंह का साथ ना देना गांधी जी का अहिंसा से जुड़े वसूलों के लिए जरूरी था, या फिर ब्रिटिशर्स के सामने एक बार झुकना उनकी मजबूरी थी? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अब गांधी जी को मजबूर और असहाय ठहराने वाली चौथी कहानी है भारत पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी।
तो जब अंग्रेज भारत से अपनी पकड़ खो रहे थे तब उन्होंने भारत को आजादी देने का फैसला किया ताकि भारतीयों के पैरों तले कुचलने के बजाय वो सही सलामत ब्रिटेन लौट सके। तभी मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग कर दी, जो सुनकर गांधी जी को बड़ा झटका लगा। उन्होंने माउंटबेटन को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम इंडिपेंडेंस देकर चले जाओ, हम बंटवारा का बाद में देख लेंगे। लेकिन अंग्रेज तो भारत के ऊपर अपनी खुन्नस निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि फैसला तो अभी होगा। तब गांधी जी ने जिन्ना को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना नहीं माने, बल्कि उन्होंने तो कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू करवा दिए, जिसमें 5,000 से 10,000 भारतीय मारे गए और इस घटना को ग्रेट कोलकाता किलिंग कहा जाता है। मगर इतना सब होने के बावजूद गांधी देश के टुकड़े नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से कहा कि बंटवारा मत होने दो, बल्कि हम जिन्ना को ही अखंड भारत का प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन नेहरू पटेल दोनों इसके खिलाफ थे, क्योंकि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनते तो वो देश में बाकी जातियों के लोगों का जीना हराम कर देते। इसलिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल को एक गुलामी से आजाद होकर दूसरी गुलामी के दौर में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी गांधी जी अपनी ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए कई बार अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन इस बार नेहरू पटेल अड़े रहे और माउंटबेटन देश का बंटवारा करने में कामयाब हो गए। यहाँ गांधी जी की लीडरशिप कमजोर पड़ती हुई देखी गई थी। खैर, इस बंटवारे को लेकर यह बात भी कही जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि संसाधनों का भी बंटवारा हुआ था। इसी वजह से तय किया गया कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। यह समझौता भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ की पहली किस्त भी दे दी थी, लेकिन तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, इसलिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को दी जाने वाली दूसरी किस्त को रोक दिया। लेकिन माउंटबेटन भारत पर पाकिस्तान को बाकी पैसा देने के लिए दबाव डाल रहे थे। तभी गांधी जी ने सरकार के सामने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन कर दिया। इसी वजह से भारत ने पाकिस्तान को पैसे दिए थे। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गांधी जी उस वक्त सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगों के खिलाफ अनशन पर बैठे थे और गांधी के उपवास को खत्म करवाने के लिए बनाई गई समिति द्वारा गांधी जी को दिए गए आश्वासनों में पाकिस्तान को पैसे दिया जाना शामिल नहीं था। अब असल सच क्या है वो बात तो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है, लेकिन बंटवारे के दौर में गांधी जी को कई वरिष्ठ नेताओं ने मजबूर बापू कहा था। दोस्तों, आजादी के आंदोलनों में ऐसी कई घटनाएं हुई थीं जिसमें गांधी जी के निर्णय कमजोर पड़ते दिखे थे। इसलिए आज भी कई विशेषज्ञ कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। खैर, क्या महात्मा गांधी वाकई में मजबूर थे? और क्या गांधी जी की अनसुनी कहानियां सीरीज का आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। महान भारत के इतिहास से जुड़े ऐसी रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।